गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। इसके अंतर्गत अब तक हमने प्लेटो के जीवन के सामान्य परिचय, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत और प्लेटो के दार्शनिक राजा, साथ में प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका अध्ययन किया। आज हम प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जो दो तरीके अपनाए हैं उनमें से साम्यवाद का निषेधात्मक व भौतिक तरीका भी शामिल है। प्लेटो का मानना है कि आदर्श राज्य की स्थापना में 3 बाधाएं हैं: अज्ञान, निजी संपत्ति व निजी परिवार। इन बाधाओं को दूर करने के लिए प्लेटो शिक्षा का सिद्धांत व साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान करता है। अज्ञान को तो शिक्षा द्वारा दूर किया जा सकता है, लेकिन निजी संपत्ति एवं परिवार की संस्था का लोप करने के लिए प्लेटो जिस व्यवस्था का समर्थन करता है वह साम्यवाद के नाम से जानी जाती है। प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक सत्ता तथा आर्थिक लोलुपता के सम्मिश्रण से उत्पन्न बुराई को दूर करता है। प्लेटो साम्यवाद के द्वारा अभिभावक या संरक्षक वर्ग को संपत्ति तथा पारिवारिक जीवन की चिंताओं से मुक्त रखना चाहता है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से निस्वार्थी शासकों को तैयार करने के बाद भी सांसारिक आकर्षणों और चारित्रिक दुर्बलताओं के शिकार होकर अपने कर्तव्य पथ से भटकने से रोकना है। प्लेटो साम्यवाद को समाज का आध्यात्मिक उत्थान करने का नकारात्मक मार्ग कहता है। वह इसे व्यक्ति के उत्थान का भौतिक साधन मानता है। प्लेटो का मानना है कि कंचन, सोना और कामिनी का मोह संरक्षक वर्ग को धन लोलुप, स्वार्थी और आसक्त बना देता है। अतः संरक्षक वर्ग को अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने से रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए वह संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। इसके बारे में बार्कर ने कहा है कि साम्यवाद आत्मिक सुधार का केवल एक भौतिक व आर्थिक अनुपूरक साधन है, जिसे सर्वप्रथम तथा सर्वाधिक महत्व देते हुए प्लेटो लागू करना चाहता है। साम्यवाद का अर्थ क्या है? प्लेटो का मानना है कि सैनिक और शासकों के लिए आदर्श राज्य में न तो अपना परिवार या घर होना चाहिए और न ही निजी संपत्ति। अपने इस उद्देश्य या विचार को सकारात्मक रूप देने के लिए प्लेटो ने जिस विस्तृत योजना का निर्माण किया है उसे ही प्लेटो का साम्यवाद या प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत कहा जाता है। प्लेटो का कहना है कि संरक्षक वर्ग के सदस्य विवाह करने और निजी परिवार बसाने के अधिकार से वंचित रहेंगे। पत्नियों तथा बच्चों पर एक व्यक्ति या परिवार का अधिकार न होकर संपूर्ण समाज या राज्य का अधिकार रहेगा। सभी को उसमें साझा अधिकार प्राप्त होंगे। अच्छी संतान या योग्य संतान पैदा करने के लिए योग्य पुरुष व स्त्री का संयोग कराया जाएगा। संरक्षक वर्ग के सदस्य निजी संपत्ति से भी वंचित रखे जाएंगे। प्लेटो के अनुसार समस्त संपत्ति चल व अचल राज्य के नियंत्रण में ही रहेगी। प्लेटो की योजना के अनुसार सभी सैनिकों व शासकों को बैरकों में रखना होगा, अभिभावक वर्ग, और उन्हें साथ साथ भोजन करना होगा। उत्पादक वर्ग अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा उन्हें देगा ताकि उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हो सके। सामूहिकता की जीवन व्यवस्था को प्लेटो ने पत्नियों व संपत्ति का साम्यवाद का नाम दिया है। प्लेटो के जो साम्यवाद है उसका प्रेरणा स्रोत कौन है, यानी उसको प्रेरणा कहाँ से मिली? प्लेटो की साम्यवादी विचारधारा कोई नवीन तथा मौलिक विचारधारा नहीं है। प्लेटो से पहले भी यूनान में साम्यवाद के बीज विद्यमान थे। एथेंस में राज्य का व्यक्तिगत संपत्ति पर नियंत्रण था। स्पार्टा में स्त्रियों को राज्य हित की दृष्टि से शासन संचालन का भार सौंप दिया जाता था। क्रीट नामक नगर में सामूहिक खेती की जाती थी।
प्लेटो के साम्यवादी विचारों पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्लेटो के काल में संपत्तिशालियों के हित में शासन का संचालन होता था, शोषण प्रथा प्रचलित थी तथा प्लेटो के युग में महिलाओं की दशा भी काफ़ी दयनीय थी। इसलिए उसने नारी उत्थान के लिए पत्नियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्लेटो का जो साम्यवाद है उसके अंतर्गत साम्यवाद के दो प्रकार हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है पत्नियों का साम्यवाद। आज हम संपत्ति के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत यह व्यवस्था की कि अभिभावक वर्ग के लिए अर्थात शासक एवं सैनिक वर्ग के लिए निजी संपत्ति निषिद्ध होगी। उनकी कोई निजी भूमि या निजी संपत्ति नहीं होगी, उनका निजी घर भी नहीं होगा, अपितु वह राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में रहेंगे। उनका आवास सभी के लिए खुला रहेगा, जिसमें कोई भी कभी भी आ सकता है। राज्य के उत्पादकों द्वारा उनको इतनी जीवन वृत्ति दी जाएगी कि वह उनके लिए कम न पड़े और न ही निजी संग्रह के लिए बचे। वे सामूहिक रूप से मेजों पर भोजन करेंगे। उन्हें सोने चांदी के सामान का स्पर्श करना निषिद्ध होगा। चल अचल संपत्ति से विरक्त होकर वे देश की सेवा और रक्षा करेंगे। प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं है, पहली विशेषता है, बल्कि केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। और उसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु संपूर्ण समाज द्वारा व्यवहार में नहीं लिया जाता है। प्लेटो का संपत्ति संबंधी साम्यवाद भोग का नहीं बल्कि त्याग का मार्ग है। इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं। संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में तर्क। प्लेटो विभिन्न आधार देकर संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में तर्क देता है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक आत्मा के विवेक और साहस तत्व का क्रमशः प्रतिनिधित्व करते हैं और इन तत्वों से प्रेरित होकर वे अपने निश्चित प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तत्वों से प्रेरित होकर वे अपने निश्चित उत्तरदायित्वों को निभाना चाहते हैं। निजी संपत्ति की व्यवस्था मनुष्य की उदार प्रवृत्ति पर विपरीत प्रभाव डालती है और व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। यदि संरक्षक वर्ग को निजी संपत्ति की व्यवस्था स्वीकार की जाएगी तो उनमें भी स्वार्थ की वृद्धि होगी। दूसरा तर्क है संपत्ति की साम्यवाद के पक्ष में, वो है राजनीतिक और व्यवहारिक आधार। प्लेटो का संपत्ति का सिद्धांत दो आधारों पर राजनीतिक है। एक तो ये सिर्फ शासक व सैनिक वर्ग पर लागू होता है और दूसरा शासन के ऊपर धन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शासक वर्ग धन की लालसा के लिए सत्ता का दुरुपयोग करता है। अतः प्लेटो राजनीतिक अर्थ शक्ति के केंद्रीकरण को समाप्त करके शासक वर्ग को केवल राजनीतिक शक्ति देने के पक्ष में है। नैतिक आधार। प्लेटो इस बात में विश्वास नहीं करता कि व्यक्ति का अस्तित्व मात्र स्वार्थ सिद्धि के लिए है। उसके अनुसार कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ संपादन कर अपने योग्य कार्य क्षेत्र की सीमा में रहकर एवं समष्टि के एक अभिन्न अंग के रूप में अपने अस्तित्व को स्वीकार करके ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्लेटो का संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत दार्शनिक आधार पर भी उचित है और प्लेटो ने इसे कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर सही ठहराया है। संपत्ति के साम्यवाद का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सार्वजनिक हित के लिए, दूसरा है इससे अभिभावक वर्ग की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, तीसरा उद्देश्य है राज्य में एकता स्थापित करना, चौथा है सामाजिक बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। संपत्ति के साम्यवाद की आलोचना। प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की सेबाइन, बारकर, पोपर व अरस्तु द्वारा अनेक आलोचनाएं की गई है।
इनमें अरस्तु द्वारा की गई आलोचनाएं प्रमुख हैं। अरस्तु के अनुसार यह धारणा मानवीय प्रकृति की मूलभूत प्रवृत्तियों की अवहेलना करती है। प्रत्येक मानव में निजी संपत्ति प्राप्त करना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और अगर उसे इस अधिकार से वंचित रखने की कोशिश की जाती है तो ये उसकी प्रकृति के प्रतिकूल बात होगी। अरस्तु साम्यवाद को जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध मानता है। उसके अनुसार संपत्ति की साझी व्यवस्था कभी भी सामाजिक कल्याण में वृद्धि नहीं कर सकती। अरस्तु का यह भी कहना है कि व्यक्तिगत संपत्ति, निजी संपत्ति की प्रथा का विकास हमारी सभ्यता के विकास का प्रतीक है। इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य निजी संपत्ति के आधार पर ही करता है। अरस्तु ने यह विचार प्रस्तुत किया है कि संपत्ति निजी हो परंतु उसका प्रयोग सामूहिक हो। महत्वपूर्ण बात है, निजी संपत्ति, उसका प्रयोग सामूहिक, ये अरस्तु का मानना है। व्यक्तिगत संपत्ति के लिए उत्साह और लगन के कारण ही मनुष्य दूसरों के साथ प्रतियोगिता करता है। प्लेटो की यह योजना बहुमत को शामिल नहीं करती है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अरस्तु का मानना है कि बिना संपत्ति के अभिभावक वर्ग सुखी नहीं रह सकता और राज्य में एकता को उचित शिक्षा द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए, साम्यवाद से नहीं। अन्य विद्वानों ने भी प्लेटो की जो आलोचनाएं की है उनमें यह है कि जो साम्यवाद का सिद्धांत है प्लेटो का, उसकी अन्य विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई है। उनमें प्रमुख है सद्गुणों के विकास में बाधक, ये मानव स्वभाव के प्रतिकूल है, न्यायपूर्ण वितरण की समस्या, व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति का ह्रास, अमनोवैज्ञानिक अर्धसाम्यवाद, मानव स्वतंत्रता को बलि चढ़ाना, संपत्ति से वंचित शासकों में भी कठिनाइयाँ आती है, और आध्यात्मिक रोगों के लिए भौतिक उपचार अनुचित। अर्धसाम्यवाद से तात्पर्य है कि इसमें केवल संरक्षक वर्ग है, यानी दार्शनिक, शासक और सैनिक, उनके लिए ही है ये, उत्पादक वर्ग इसमें शामिल नहीं है। संपत्ति पर जो प्लेटो के विचार एक पक्षीय है, ऐसा आलोचकों का मानना है। तो आज हमने प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत संपत्ति के साम्यवाद का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।